लक बाय चांस एपिसोड 122 लिफाफा 2। डिंपल जिस चीज के लिए गौरव से मेलजोल बढ़ाना चाहती थी वो उसे पहली मुलाकात में ही नजर आ जाती है। वहीं वरुण और उसकी माँ के बीच एक बार फिर सब ठीक होते होते रह जाता है और शुक्ला जी रायमा को रंगे हाथों पकड़ उससे सवाल जवाब करते हैं। डिंपल जिस मकसद से गौरव बासु से मिलने आई थी वो पहले ही दिन खुद को उसमें कामयाब होता हुआ महसूस कर रही थी। वरुण के पापा वर्धमान के नाम की फाइल डिंपल को गौरव के टेबल पर साफ दिख रही थी, लेकिन वो अपने सामने खड़े गौरव को किसी तरह से इस बात का पता नहीं चलने दे सकती थी कि उसकी नजर उस फाइल पर है, इसीलिए उसने रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा। डिंपल जब गौरव के ऑफिस से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ती है तो गौरव भी उसके साथ चलने लगता है। डिंपल को पर्सनली गौरव बहुत अच्छा लगा था और वो उसके काम की तारीफ करती नहीं थक रही थी। अगर डिंपल के सर पर वरुण को बर्बाद करने का भूत नहीं चढ़ा होता तो वो खुद गौरव के इस नेक काम में पूरे दिल से उसकी मदद करती, लेकिन फिलहाल उसका फोकस कहीं और था, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना चाहती थी। गौरव बासु और इस एनजीओ से मेलजोल बढ़ाना डिंपल के लिए जरूरी था, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा वरुण और उसके काले धंधों के बारे में पता लगाना चाहती थी। गौरव के साथ उसके ऑफिस से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए वो लगातार सोच रही थी, बस मुझे किसी तरह उस फाइल तक पहुंचना है, उसके बाद मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और शायद उसमें मुझे वरुण को बर्बाद करने का कोई सॉलिड आइडिया भी मिल जाएगा। डिंपल अभी ये सोच ही रही होती है कि तभी गौरव की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो डिंपल से कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उसे उसके घर ड्रॉप कर सकता है, लेकिन डिंपल उसे साफ मना करते हुए जल्द ही एनजीओ वापस आने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। डिंपल नहीं चाहती थी कि गौरव को उसके बारे में कोई भी ऐसी बात पता चले जो बाद में उसके लिए खतरा बन जाए, इसीलिए वो अपने बारे में कुछ भी बताने से परहेज कर रही थी। जहां एक तरफ डिंपल के कदम आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाइट्स के रूम नंबर 143 में वरुण और उसकी माँ सरोज के बीच गहमा गहमी बढ़ गई थी। जब सरोज ने ये सुना कि कुछ दिन पहले इस कमरे में वर्धमान और उसके बीच हुई बहस को वरुण ने भी सुन लिया था तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। सरोज को वरुण की बेरुखी का कारण पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले खुद को शांत किया और फिर वरुण को समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, वरुण मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और मैं और तुम्हारे पापा इतने सालों बाद मिले थे। पुराने कुछ गिले शिकवे थे जिन्हें दूर करना जरूरी था, लेकिन लगता है कि वो तो दूर हुए नहीं पर तुम्हें गलतफहमी जरूर हो गई। वरुण उस वक्त हम दोनों गुस्से में थे, इसीलिए बातों बातों में मेरे मुंह से वो बात निकल गई, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था, वो बस एक सरकाज़म था। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण तुम हो, तुम्हारे पापा हैं, आर्यमन है। वरुण को समझाते हुए सरोज इमोशनल हो गई थी, लेकिन वरुण पर जैसे उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने थोड़ी दबी हुई आवाज में जैसे सिर्फ खुद के लिए कहा, गुस्से में और बातों बातों में अक्सर हमारे मुंह से वो निकल जाता है जो हमारे दिल में होता है। लेकिन उसकी ये बात सरोज भी सुन लेती है और हताश हो पास ही सोफे पर बैठकर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाने के बाद कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वरुण कि पिछले 15 सालों में मैंने तुम्हें या मेरी फैमिली को याद नहीं किया। वर्धमान के पास तो फिर भी उसके 2 बेटे शुक्ला, मिनी और न जाने कितने रिश्तेदार थे, लेकिन मेरा क्या, मैं तो वहां पेरिस में एक दूध मुहे बच्चे के साथ अकेली थी। क्या मैंने मेरी फैमिली को मिस नहीं किया होगा? वरुण ने अब तक इस नजरिए से अपनी माँ की लाइफ को नहीं देखा था, इसीलिए उनकी बातें सुनकर वो भी सोचने पर मजबूर हो गया और अपनी नजरें झुकाकर उनकी तरफ देखने लगा। तभी उसके मन में जैसे कोई बिजली सी कौंधी और उसने सोचा कि ये भी तो हो सकता है कि उसकी माँ बस उसे पिघलाने के लिए ये नाटक कर रही हो। इसीलिए वो बनावटी गुस्से से कहता है, मुझ पर आपकी इन झूठी कहानियों का कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा आप इसे किसी और के लिए बचा कर रखें। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है।
ये कहकर वरुण कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और जब सरोज को उसके कदमों की आहट सुनाई देती है तो वो अपना सर ऊपर करके भरी हुई आंखों से वरुण को जाते हुए देखती है। तभी वरुण दरवाजे से बाहर निकलने से पहले आखिरी बार पलटकर सरोज को देखता है और किसी तरह अपने आंसुओं को बहने से रोकता हुआ कहता है, अब जब हमारी बात हो गई है तो आप मिनी को परेशान ना करें और मुझे दोबारा मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे बीच में जितनी बातें होनी थी हो चुकी हैं। वरुण की आंखों से ओझल होते ही सरोज फफक कर रो पड़ती है। सरोज ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस वरुण से मिलने के लिए उन्होंने इतने जतन किए थे उससे उनकी पहली मुलाकात ऐसी होगी। वरुण की बात से सरोज बहुत आहत हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस बात को सच्चाई समझकर वरुण उनके साथ ऐसे पेश आ रहा है वो महज उसका भ्रम था। इस वक्त सरोज अंदर से खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर सरोज का ये हाल था तो वरुण भी कुछ ठीक नहीं था। वो जैसे तैसे होटल के स्टाफ की नजरों से अपनी भीगी हुई पलकें बचाता हुआ होटल की पार्किंग में तो पहुंच गया, लेकिन अपनी कार में बैठने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वरुण की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और बार बार उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि आखिर क्यों उसने एक बार भी अपने मुंह से मां शब्द नहीं पुकारा। वरुण को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आज शुक्ला जी के हाथ कुछ ऐसा लगा था जिसकी वो कब से तलाश कर रहे थे। रायमा अपनी कार स्टीयरिंग पर सर टिकाए बैठी थी, इसीलिए उसके आदमी ने दूसरी तरफ की खुली हुई खिड़की से जरूरी इंफॉर्मेशन वाले एनवेलप को कार के डैशबोर्ड पर रखा और अपना चेहरा छुपाता हुआ वहां से चलता बना। लेकिन इससे पहले कि रायमा वो लिफाफा उठाकर ये देख पाती कि उसमें क्या है, उसे शुक्ला जी ने उठा लिया और खिड़की से झांक कर रायमा के सफेद पड़ चुके चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, पकड़ी गई। शुक्ला जी को वहां देखने के बाद रायमा मन ही मन चीख पड़ी, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पता नहीं उस लिफाफे में क्या है और ये शुक्ला उसे देखकर क्या मतलब निकालेगा। कुछ भी करके मुझे उसके हाथ से ये लिफाफा छीनना होगा। मेरा राज इतनी जल्द नहीं खुल सकता। ये सोचती हुई रायमा जल्दबाजी में अपनी कार से निकलती है और शुक्ला जी के सामने पहुंचकर उनके हाथ से वो लिफाफा लेने के लिए लपकती है। लेकिन शुक्ला जी के कब्जे से कोई चीज छुड़ाना वैसे ही था जैसे शेर के मुंह से मांस छीनना। रायमा देखती है कि शुक्ला जी उस लिफाफे को खोलते हुए कह रहे हैं, देखे तो कौन सा खुफिया खजाना छुपा है इसमें, जो ये लिफाफा घर पे डिलीवर नहीं हो सकता था। ये सुनकर रायमा अपना दिमाग दौड़ाने लगती है कि उन्हें कैसे रोके। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो झूठ बोलती हुई कहती है, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है शुक्ला, इसे वापस दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इसे हाथ लगाने की? मैंने कहा वापस दो इसे। रायमा की बात सुनकर शुक्ला जी लिफाफा खोलते खोलते रुक जाते हैं, लेकिन हंसते हुए रायमा की तरफ देखकर कहते हैं, मैं तुम्हें कोई बच्चा लगता हूँ क्या रायमा? तुम्हारी इन बातों में तुम्हारा पति आता होगा, मैं नहीं। और ऐसा भी क्या है तुम्हारे इस मेडिकल रिपोर्ट में? और फिर वो मजाक करते हुए कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लिफाफे में तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है? इसमें ये लिखा है कि ये बच्चा आर्यमन का नहीं है। उस रात को देखा था मैंने जब तुम किसी और के साथ जा रही थी। वैसे कौन था वो? जैसी रायमा की हरकतें थी, ये मुमकिन था कि अगर उसका बच्चा हो तो उसे उसके बच्चे के बाप का नाम भी ना पता हो। रायमा शुक्ला जी की ये बात सुनकर खुद में बड़बड़ाती है, उस आदमी के बारे में कैसे पता है इसे और क्या क्या जानता है ये मेरे बारे में? लेकिन वो सब बाद में, पहले मुझे ये लिफाफा वापस लेना है। रायमा को बड़बड़ाता देख शुक्ला जी कान लगाकर उसकी बात सुनने की कोशिश करते हैं। तभी रायमा झुंझलाकर गुस्से से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो शुक्ला? तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता तुम किस इंसान के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन इतना समझ लो कि अगर आर्यमन को पता चला कि तुमने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और इस बात में तो पापा भी मेरा ही साथ देंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ये बात बस हम दोनों के बीच रहे तो चुपचाप वो एनवेलप मुझे दो। शुक्ला जी रायमा की इस खोखली धमकियों से नहीं डरते थे, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर लिफाफे को खोलते हुए कहा, इस लिफाफे में क्या है ये जाने बिना तो मैं इसे तुम्हें देने से रहा।
अब रायमा के पास और कोई चारा नहीं रह गया था, इसीलिए उसने एनवेलप पर झपट्टा मारा, लेकिन शुक्ला जी ने लिफाफा नहीं छोड़ा और दोनों में उसके लिए छीना झपटी होने लगी। शुक्ला जी समझ गए थे कि रायमा अपने मेडिकल रिपोर्ट के लिए ऐसे नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर उस कागज के लिफाफे का एक सिरा पकड़ा और जोर से खींचा, जिससे कि वो फट गया। उस लिफाफे में कुछ फोटोज थी जो हवा में उड़ने के बाद एक एक करके जमीन पर गिर पड़ी। फिर भी रायमा ने जल्दबाजी में फोटोज को उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही 2-3 फोटोज शुक्ला जी के हाथ लग चुकी थी और वो फोटोज जिन लोगों की थी वो देखने के बाद शुक्ला जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक नजर रायमा को देखा जो आंखों में गुस्सा लिए उन्हें देख ही रही थी। जहां एक तरफ शुक्ला जी के हाथ में इस वक्त रायमा की चालों का पुख्ता सबूत था, वहीं दूसरी तरफ वरुण से मिले धिक्कारों से बिखर चुकी सरोज ने ठान लिया था कि वो अब इतनी आसानी से अपने बेटे को अपने से दूर नहीं होने देगी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने आंसू पोंछे। लगातार रोने की वजह से सरोज की आंखें और चेहरा दोनों लाल हो गए थे। आंखें इस तरह सूज गई थी जिन्हें देखकर किसी को भी पता चल जाता कि सरोज रोई है, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना उन्होंने अपना फोन उठाया और वर्धमान का नंबर डायल कर दिया, जिसे वो इतने सालों में चाहकर भी भूल नहीं पाई थी। सरोज का फोन आता देख वर्धमान को थोड़ा आश्चर्य होता है और कुछ सोचने के बाद जब वो फोन उठाते हैं तो उनके कुछ कहने से पहले ही सरोज रोते हुए गले से उनसे पूछती है, तुमने क्या पट्टी पढ़ाई है वरुण को जो वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है? मुझसे सीधे मुंह बात करना तो दूर, वो मुझे अपनी माँ तक नहीं मानता। मुझे बताओ वर, तुमने क्या कहा है वरुण से? सरोज की आवाज में दर्द साफ था, लेकिन वर्धमान समझ नहीं पा रहे थे कि सरोज किस बारे में बात कर रही हैं। क्या हमेशा के लिए खत्म हो गया है सरोज का वरुण से रिश्ता? अब क्या होगा रायमा का अंजाम और क्या डिंपल कामयाब हो पाएगी गौरव की उस फाइल के नजदीक पहुंचने में? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।